हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज जो कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है वो है उसने कहा था। काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का द्वारा रचित यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर राजस्थान में हुआ था और इन्होंने कई भाषाएं में अपना योगदान दिया है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। और इनकी जो बहुत सारे चीज़ों में इन्होंने भाग लिए हैं, जैसे कि कहानी भाग नहीं मतलब प्रस्तुत किए हैं। कहानी, निबंध, व्यंग, कविता, आलोचना, स्मरण। और इन्होंने मतलब 3 ही कहानी लिखी हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी अच्छी और काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्ध का कांटा और तीसरा है उसने कहा था। इनका मृत्यु हुआ है 15 सितंबर 1922 ईस्वी बनारस में। गुलेरी जी हिंदी के अति विशिष्ट कथाकार थे। इनकी कहानी उसने कहा था कि गन्ना हिंदी के महत्वपूर्ण कहानियों में से की जाती है। वह बहुमुखी रुचियों और प्रतिभा के व्यक्ति थे। उनका कार्यक्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध, आलोचना आदि अनेक दिशाओं में फैला हुआ था। जयपुर वेधशाला के यंत्रों पर लगे जीर्णोद्धार तथा शोध कार्य विशेषक शिलालेखों पर चंद्रधर गुलेरी नाम भी खुदा हुआ था। वह कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य विभाग के प्राचार्य भी रहे। अब हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान की कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, आज कान पक गए हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का महरम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कें पर घोड़े की पीठ चाबुक से घूमते हैं, इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों में ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियां पर पैरों की चीथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलीनी निराशा और सोम का अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लुड्डी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़कर, बच्चों खलासा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद भेंटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने, खोमोचे और भारे वालों के जंगल से राह खेते हैं। क्या मजाल है जो जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने की लीन से नहीं हटती तो उनकी वचनावली की ये नमूने हैं। हट जा जीने जुगिए, हट जा कर मरवाएंगे, हट जा पुनता प्यारे, बच्चा लंबी वालिए। समदृष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भागो वाली है, पुत्रों का प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कोट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौंक कर एक दुकान पर आ मिले। उसकी वालों पर उसकी ढीले सूंघने की जान पड़ता था कि दोनों सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बड़ियाँ। दुकानदार एक परदेसी की गूंद रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्ठी को गिने बना हटता ना था। तेरे घर कहाँ है? मंगरे में है। और तेरे? माझी में। यहाँ क्या कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और उनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई?
इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर थत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ असमकता दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही थत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरोध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम का कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़की की मोरी में ढकेल दिया। एक छावनी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध ढकेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर आंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। भाग दो। राम राम, यह तो कोई लड़ाई है। दिन भर खंडरों में बैठी हड्डियां अटक गई। लुधियाना के 10 गुना जाड़ा और मेह में बर्फ ऊपर से पिंडलियों की कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंडर हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का चल चला सुना था। यहाँ दिन में 50 जलजले होते हैं। जो कहीं खंडर से बाहर सफा या कोहनी निकल गई है तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेबानी मिट्टी से लदे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहंगा सिंह, और 3 दिन है, 4 तो खंडर के बीता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएंगे तो फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों से झटका करके और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का से हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नहीं झेपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर माथा टेकना नसीब ना हो। पांची कही के कलों का घोड़ा संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। और दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायब की चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहंगा सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बवालियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी के कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई में पानी बाहर फेंको। लहंगा सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजा का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंडर में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का 20 सुंदक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पांधा बन गया हूँ। करो जर्मनी का बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद और पानी पंजाब भर नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। लाड़ी हो रहा वो यहाँ भी बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में? चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं? देश भर की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों पे लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है?
बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता हूँ ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे ओढ़ाते हो और अब सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी की तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों की मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खट के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह का त्योरी चढ़कर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। दिल्ली शहर ते पिसायो नू जांदिए कर लेंगा लौंगा द व्यापार मारिए कर लेंगा नोएदा सौदा आड़िए लाना चटका कुदूर नू कद्दू बनाया वे मज़ेदार गोरिए हुक लाना चटका कद्दुए नू। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसा लुच्चों के गीत गाएंगे। पर सारी खंदर इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहें। भाग तीसरा। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह फिर 20 फुटों की 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहंगा सिंह को 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे से खड़ा हुआ है, एक आंख खाई में मुंह पर है और एक बोधा सिंह ने दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कहारा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लंगा सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सगड़ी है और मुझे गर्मी नहीं लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आया, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेम बुन कर भेज रही है, गुरु उसका भला करे। यूँ कहकर लंगा ने अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगी। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन की कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई को मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम दावा करना होगा, मील भर की दूरी की पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उसके साथ जा, खंजर छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लंगा सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा ने बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लंगा सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन है, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहंगा की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुगलाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहंगा की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उबाले में साहब के मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उसकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। साहब, शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट
में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ याद है? 5 साल नकली लड़ाई के पीछे आप गजाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान साबा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने की राह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नीली गाय निकली और ऐसे बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और अपनी एक गोली कंधे से लगी और मुट्ठी में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने का मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था ना रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वहाँ विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंडर में घुसा। अब उसे संदेह नहीं हो रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आँख लगने दी होती। भाग 4। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं उनकी वर्दी पहनकर, या कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और उसकी बातें की। सोहरा साहब उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार, कीचड़ में चक्कर काटते फिरोगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंडर की बात झूठ है। चले जाओ, खंडर के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लंगा सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर दे लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालियाँ सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई में मुहाने पर लंगा सिंह दीवार पर चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब के जेब में बेल का बार 3 गोली निकाला, तीनों की जगह जगह खंडर की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार से बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी सी जैसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लंगा सिंह के साहब की कोहनी पर तानकर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लंगा सिंह एक कूंदा साहिब की गर्दन पर मारा और साहब आँख मीन गॉड कहते हुए चित हो गए। लंगा सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंडर के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिकड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहंगा सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि गांजाधारी के जिले में नील गायें होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खान साबा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसे साफ उर्दू कहाँ से सिखाएं? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहाना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लंगा सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लंगा इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 हाथ आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक टुकड़ी मौलवी मेरे गांव आया था। औरतें को बच्चे होने का ताबीज बांटता था और बच्चों की दवाई देता था। चौधरी का बट के
नीचे मांझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित है। वेद पढ़ पढ़कर उसने वे विमान चलाने का विधा जान गए हैं। गो को नहीं मानते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को वह कहता कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोढ़ूराम को भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव के बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहिब की जेब में पिस्तौल चली और लांगा की जांघ में गोली चली लगी। इधर लांगा की हेट्री मेटिंग में 2 फायरे और साहिब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लांगा सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लांगा ने छापा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में शतक जर्मनी चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकें की बाढ़ ने पहले ही धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लांगा सिंह ने तनकर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए था और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों पर वे अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरुजी की फतह, वाहे गुरुजी का खलासा, और धड़ाधड़ बंदूक की फायर जर्मन की पीठ पर पड़ने लगी। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा ने जवाब आग बरसाते थे और सामने लांगा सिंह के साथियों की रंगीन चाल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी रसंगीन पिरोया शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्कियाँ दी। फौज आई। वाहे गुरुजी की फतह, वाहे गुरुजी का खलासा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करहा कर रहे थे। सिखों के 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई। लांगा सिंह को पसली में एक गोली लगी। उसके घाव को खंदर की गीली मिट्टी ने पूरा कर लिया और बाकी सब सफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लांगा ने दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे वर्णभट्ट की भाषा में दंत वीणों परदेशाचारी कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों पर चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लांगा सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि के सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर से खाई वाले ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फिर अस्पताल के नज़दीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएगी। इसीलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल पिटाए हुए और दूसरी लाशें रखी गई। सूबेदार ने लांगा सिंह के जांघ की पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दी कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वार से भरा रहा था। यह गाड़ी में लिटाया गया। लांगा सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लांगा ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदार जी की सौगंध है कि इस गाड़ी में ना चले आओ और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया।
गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लंगा के हाथ पकड़कर कहा, तेरे मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी में चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी में जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। भाग 5। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय का धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लंगा सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों की माला। सालू सुनते ही लंगा सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। तब अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमानदार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर ही जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं कल और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार उनके बहुत चाहता था। लंगा सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकाल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लंगा सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई। देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में भावों को टकराकर से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। सौपन चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे जो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुर का किताब दिया है, रयारपुर के ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने तो हम तीमियों की एक घंघलिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले का दुकान के पास बिगड़ गया था? तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों के लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दिनों दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना ने आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में लिटाए वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगी। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह की आंखों टप टप टपक रहे थे आंसू। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 86वीं सूची
मैदान के घाव में मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। इसी के साथ उसने कहा था कहानी हमारी समाप्त होती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह स्टोरी मेरे वाचन द्वारा अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अगली कोई न्यू स्टोरी लेकर, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा।